चलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेट फंक्शन। इसमें हम दो टॉपिक को कवर अप करेंगे, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पहले हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। थर्मोडायनेमिक में हमें पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी स्टेट फंक्शन है और कौन सी क्वांटिटी पाथ फंक्शन है। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है। एक स्टेट में टेम्परेचर T1 है, कुछ प्रेशर होगा, है ना, और कुछ वॉल्यूम होगी, कुछ क्वांटिटी होगी। हमने इसकी एक स्टेट को डिफाइन किया। इस सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ होता है कि भाई इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है फाइनल स्टेट में, ठीक है, फाइनल स्टेट में। बाकी हो सकता है कि सेम रहे न रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल एक फंक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना, एक फंक्शन को। सो ये जो टेम्परेचर है इसके अंदर जो चेंज होगा, दैट इज चेंज इन दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू द क्वांटिटी इन फाइनल स्टेट माइनस क्वांटिटी इन इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब ये चेंज कैसे आया, ये चेंज कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन को, टेम्परेचर फंक्शन को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं ना, तो एक चीज समझ लो, थर्मोडायनेमिक के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है फंक्शन, यानी कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन, और दूसरे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कोई भी फंक्शन जब हम लेते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू fx, तो उसके अंदर ये वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 0 रखा तो y क्या आया 1, x इक्वल टू 1 रखा तो y क्या आया 3, लाइक दैट। y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ हमारे फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे एंथैल्पी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ओके, एंड एक ए होता है दैट इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। क्या? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये दो साइंटिस्ट हुए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एक हेल्महोल्ट्ज और दूसरा गिब्स। गिब्स के नाम पे गिब्स एनर्जी, दिस इज इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज एंथैल्पी, ओके। ये सारे के सारे चारों के चारों फंक्शन हैं और सारे के सारे एनर्जी फंक्शन है, ठीक है ना। देयर आर 4 एनर्जी फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की बात करता हूं, ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे S, यहाँ पे V, यहाँ पे P और यहाँ पे T। एंट्रोपी, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जेंटलमैन, दीज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इनकी क्वांटिटी के ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। नाउ गिब्स एनर्जी तो मैंने यहाँ पे बीच में रखा, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। इसको ई से भी डिनोट करते हैं, समटाइम्स यू से भी, मैंने आपको बताया था। और ये क्या है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ओके। और उसके अंदर जो वेरिएशन दिखाएंगे वो ऐसे होता है, दो एरो ऐसे लगाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, कहाँ यूज होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बोलते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को कैसे याद करेंगे? कोई भी, जैसे आपका दोस्त है, जैसे मैं ही हूं सुजीत वर्मा, मेरी वाइफ का नाम है जैसे मान लो प्रीति, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने जो जैसे याद कर रखा है ना। सुजीत वर्मा ने प्रीति को GHEA क्या बनता है, घी, घी खिलाया, कुछ भी, मतलब कुछ बनाओ अपना, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है। आप कैसे भी याद करो, कॉर्नर पे ये 4 वेरिएबल रहेंगे, बीच में रहेंगे ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब इसका यूज क्या है? जैसे मान लो इस क्वांटिटी का मुझे वेरिएशन निकालना है, DH का, DH, इसके अंदर मुझे वेरिएशन चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कितना वेरी होगा। तो DH विल बी ए फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी
और चेंज इन dp। मैं ऐसे लिख दूंगा पहले ही, dh इज इक्वल टू ds, और यानी कि इसके बगल में जो दो वेरिएबल हैं वो मैंने लिख दिया। अब इस वेरिएबल से मैं ऐसे जाऊंगा, अगर ये एरो के अलोंग जा रहा है ना तो पॉजिटिव, यानी कि t से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव t से, इसके आगे प्लस है, ठीक है। फिर इसके अलोंग चलेंगे, ये भी प्लस है, आगे v है तो v से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है, यानी कि tds प्लस vdp इज इक्वल टू dh। किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन को आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये लिया, उसके अंदर मुझे चेंज फाइंड आउट करना है, कितना चेंज आया, तो चेंज मैं डी की फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है ना। ये डेल्टा भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, करली कुछ भी लिख सकते हो। dh इज इक्वल टू दोनों साइड वाले जो वेरिएबल हैं उनका वेरिएशन मैं पहले से लिख लूंगा, ds और dp, मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके सामने वाली क्वांटिटी से। अगर उस सामने वाली क्वांटिटी में इस एरो को फॉलो करते हुए जा रहा हूं अलोंग द एरो, तो ये प्लस t से मल्टीप्लाई होगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, ये भी अलोंग द एरो है, हमें एरो पहले से ही लगा के छोड़ देनी इसके अंदर, तो vdp आ गया। अब मैं एक दूसरी क्वांटिटी लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसका वेरिएशन क्या आएगा भाई, यस dg इज इक्वल टू, पहले से इसका पहले ही वेरिएशन वाले लिख दो, पहले से ही इसके अगल बगल में जो है मैंने लिख दिया dp और ये dt लिख दिया, है ना। अब मैं एरो के अलोंग चलूंगा, p अलोंग द एरो आ रहा है तो v, हाँ vdp v पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये क्या है, यस, हाँ, तो माइनस s से मल्टीप्लाई होगा। So dg is equal to vdp minus sdt. These relations are very very important in your competition. Okay, competition में ये यूज होंगे भाई, करते हैं ये, पूछ लेते हैं समटाइम्स, ठीक है। अब यहीं से मैं बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकता हूँ, जैसे मान लो इसके अंदर मैं दोनों साइड, यहाँ पे ds है यहाँ पे dp है, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, फॉर एग्जांपल प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, अब देखो यहाँ से एक नई चीज आ जाएगी, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया पीज को, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो, तो dh किसके बराबर हो जाएगा, tds के बराबर। अगर मैं प्रेशर को कोई कांस्टेंट, dh को इसके नीचे ले आओ, dh अपॉन ds इज इक्वल टू t, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रेस्पेक्ट टू s एंट्रोपी, है ना, इज इक्वल टू t। सीधा आएगा आपके एग्जाम में क्या, कि dh अपॉन ds इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आ जाएगा t, दूसरा आ जाएगा p, तीसरा आ जाएगा s, कुछ भी दे सकते हैं, तो आप फटाक से फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। इस रिलेशन को कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसको याद करना शुरू कर देते हैं, अच्छा सर dh अपॉन ds इज इक्वल टू t, ये जो अब इस इक्वेशन को आप याद कर सकते हो, 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन भूल जाओगे, इस इक्वेशन को याद कर सकते हो, 2 दिन, तीसरे दिन गायब। सेम वे मान लो इसके अंदर फाइंड आउट करना है, कोई भी पूछ सकते हैं भाई वो तो ये जो चीज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको इस तरीके से याद करना है। अगर ये समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको नोट डाउन करते हुए चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, नोट डाउन करते हुए चलो। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं स्टेट फंक्शन के बारे में। देखो भाई, स्टेट फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन ले लो, कि ये जो g है ना, g किसका फंक्शन है भाई, देखना एक बार, g इज ए, मतलब नेचुरल फंक्शन है वो, नेचुरली सिस्टम का प्रेशर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, यस। सो g इज ए फंक्शन ऑफ, आप लिख सकते हो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, इट इज ए फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये जो g, अब इसके अंदर अगर मैं डेल्टा g निकालूंगा ना, तो ये फ्री एनर्जी इन द फाइनल स्टेट माइनस फ्री एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट होगा, और ये चेंज कैसे आया, है ना, G1 से G2 सिस्टम कैसे पहुंचा उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो भाई दिल्ली गया, कलकत्ता गया, कहां गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे उसके अंदर प्रेशर बढ़ाया, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, कुछ कोई मतलब नहीं है, उस सिस्टम के अंदर वो चेंज आया, कैसे भी आया हो, केवल और केवल फाइनल स्टेट को देखेगा, इनिशियल स्टेट को, पाथ फॉलोड नहीं देखेगा। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, द थर्मोडायनेमिक फंक्शन, द थर्मोडायनेमिक functions function which depend upon, है ना, the thermodynamic function whose value
द चेंज इन हुज वैल्यू, है ना, द चेंज इन हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू में चेंज, द चेंज इन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन depends only upon initial and final state of the system and does not depend on path followed, जो path follow किया है, path followed by system, okay, path followed by system, नोट डाउन करो इसको। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया फ्री एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ओके, फिर आपका एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, ओके, फिर आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ओके, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। आगे बात करते हैं, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन साथ में करते रहो बेटा। अब बात करते हैं पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन, इसमें क्या लिखेंगे, द थर्मोडायनेमिक फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा पक्का। कैसे, अभी हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। द थर्मोडायनेमिक फंक्शन द चेंज इन हुज वैल्यू, या जिसकी वैल्यू, आप ये भी लिख सकते हो, द थर्मोडायनेमिक फंक्शन हुज वैल्यू depends only on initial and final state of the system and does not depend upon the path flow। इसका अगर उल्टा कर देंगे कि भाई जो पाथ के ऊपर तो डिपेंड करता है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं, वैल्यू तो देखी जाएंगी लेकिन वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप ये चीज नहीं बोलोगे डिपेंड्स ऑन, आप ये बोलोगे कि द थर्मोडायनेमिक फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, और पाथ से अगर इंडिपेंडेंट होता है तो स्टेट फंक्शन। कैसे, देखो भाई, ऐसा एक फंक्शन का मेरे पास उदाहरण है, दैट इज वर्क। ये भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी की एक, ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म है या कुछ और है, वर्क एंड हीट, है बिल्कुल बेटा। एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी, मतलब जिसको बोलते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स की एकदम आत्मा के अंदर घुस के जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात सुन लेना। और जो ये मैं बताऊंगा ना वो आपको गूगल के ऊपर भी गलत मिलेगी, मतलब जो नॉर्मली जो बच्चे सोचते हैं, जैसे कई बंदे बोलते हैं वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे बोलते हैं ना, वर्क या हीट मान लो कोई भी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने यही पढ़ा, मैंने भी यही पढ़ा था पहले, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। सेम वे आपने यही पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल पढ़ा है हीट। अभी भी गूगल पे निकालोगे, क्योंकि गूगल पे क्या है, गूगल पे वही है जो लोगों ने डाला है। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स के, मान लो भाई जो भी जिसमें पीएचडी वगैरह करते हैं या जो साइंटिस्ट है जो उससे डील करते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो लिखने जा रहा हूं, वर्क एंड हीट बोथ आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक सिस्टम के अंदर एनर्जी है, उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी है, उस एनर्जी को वो ट्रांसफर करते हैं, है ना, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। तो एक मोड है, फर्क क्या है ना, एक मोड है उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का। कैसे मैं भी बताऊं, और हीट भी एक मोड है। वर्क कैसे है ये समझो, वर्क मोड क्यों है, अब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो
जैसे मान लो ये आपका सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर आपने ये लगा दिया पिस्टन, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, है ना, ऊपर नीचे जाता पूरा का पूरा ऐसे। इसके अंदर कुछ जो भी है मैटर है, जो भी होना है इसके अंदर, रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। मान लीजिए उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 इंक्रीज होती है, V2 इज ग्रेटर देन V1, राइट। तो ये जो वॉल्यूम है क्यों इंक्रीज हुई होगी, प्रेशर बना होगा या टेम्परेचर बढ़ा होगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ा होगा। यानी कि टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब हीट कहीं से आई हो, है ना, इस सिस्टम के अंदर, तो ये फाइनल स्टेट में यहां पहुंच जाएगा, है ना, फाइनल स्टेट में यहां पहुंच गया। अब इस सिस्टम के क्या है, सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम के द्वारा काम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये काम जब हुआ है जब अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का कम। धीरे 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 वहां तक जाएगा, जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे ये रुक जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब ये वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिस्टम ने कुछ काम कर दिया तो उसकी जो नेट एनर्जी है वो तो काम के रूप में खर्च हो गई, है ना। तो इसको वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव लिया जाता है हमेशा, ये याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मान लो पिस्टन अंदर की तरफ आ जाए, बाहर से हम उसको प्रेस कर रहे हैं कुछ करके, बाहर से प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, दैट विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो भाई अगर मान लो ये मेरा सिस्टम, उसकी एनर्जी इतनी थी, हमने इसके ऊपर वर्क डन किया, मतलब प्लस, उसकी एनर्जी कितनी हो गई, U प्लस W, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने उसके अंदर हीट एनर्जी भी डाल दी, ऐड कर दी, है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, U प्लस W प्लस H। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ये U1 थी, U1, फाइनल एनर्जी हो गई U2, फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब ये फाइनल इंटरनल एनर्जी जो हुई है ना, इसके अंदर U2 माइनस U1 किसके बराबर होगा, आपका डेल्टा U के बराबर होगा। दिस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दो के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि पाथ फ्लो। लेकिन इसके अंदर जो वर्क हुआ है अब उस चीज को समझो, ये अब इसमें क्या है, इस वर्क को करके एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है, कम या ज्यादा हो चुकी है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये, है ना। तो वर्क क्या है, एक तरीका है, एक मोड है उसको ट्रांसफर करने का। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल मोड है अगर मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो क्या है, एक मोड है, टेम्परेचर को हीट अप करके मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके ट्रांसफर कर दिया एनर्जी को। तो बोथ आर मोड, ठीक है, बोथ आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि भाई जो वर्क है हमारा, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट बोथ, वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन। ओके, चलो प्रूव दैट वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ये क्वेश्चन आ गया मान लिया आपका, है इज ए पाथ फंक्शन, राइट। इसको प्रूव करना है, कैसे, अभी करते हैं। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब ये नोट डाउन करने की जरूरत है। देखो भाई, ये मेरा एक ग्राफ, इधर वॉल्यूम और इधर प्रेशर, ठीक है, इधर वॉल्यूम और इधर ये प्रेशर। ये इनिशियल स्टेट में मेरा सिस्टम मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे है मेरा सिस्टम, ओके। उसकी वॉल्यूम तो है ये, दैट इज V1, और उसका प्रेशर है ये, ठीक है। अब मान लो मेरा सिस्टम आ गया इस फाइनल स्टेट में, और ये मैं किस पे कर रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं ये कहानी कर रहा हूं, ओके। या ये भी मत मानो, ये भी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे मानना, क्योंकि मुझे तो इसका चेंज देखना है। ये फाइनल स्टेट है सिस्टम की, तो भाई यहाँ पे ये जो है ना होगा फाइनल वॉल्यूम, और ये हो गया फाइनल प्रेशर, राइट। अब वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा पीवी, ओके, डेल्टा पीवी। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V,
पी डेल्टा वी ऐसे लिख सकता हूं। तो अब एक चीज देखो यहां पे, ये तो हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, जो उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। चेंज इन वॉल्यूम P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो कि भाई इट इज डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, अब कोई भी क्वांटिटी अगर मैं कांस्टेंट कर दूं ना, जैसे मान लो प्रेशर कांस्टेंट कर दूंगा तो ये बचेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा तो ये बचेगा। अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं करता हूं तो मैं चेंज देखूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा और ये आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? ये सिस्टम मेरा यहां से यहां पहुंचा है ना, यहां से यहां, क्योंकि W इज इक्वल टू पी वर्क होता है। जैसे हमारा एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ और इंटू ब्रेड्थ जो भी है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है ना किसी भी उसका। तो सेम वर्क क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का वो है मल्टीप्लीकेशन है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो होता है दैट इज आवर वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम बढ़ रही है या कम हो रही है। इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है तो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अब एक चीज सोचो, अब ये एरिया इतना है, मैं क्या लिखूं इसको, ये V1 है, ये V2 है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B पॉइंट, इस पॉइंट को A। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया कौन सा, A B V V2 V1 ऐसे लिख दूं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। मेरा सिस्टम ऐसे गया, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम भी चेंज होती जा रही है, प्रेशर भी चेंज होता जा रहा है और मैं फाइनल स्टेट में पहुंच गया। लेकिन अब की बार मैंने ये पाथ फॉलो किया, है ना, मेरी दोनों क्वांटिटी चेंज होती जा रही। लेकिन अब की बार देखो, अगर मान लो मैं ऐसे चलता हूं कि भाई मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट रहे, है ना, और वॉल्यूम बढ़ती जाए, यहां तक गया, फिर उसके बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और प्रेशर बढ़ता जाए, यहां तक गया। अब इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो कितना होगा, वो तो ये होगा एरिया अंडर द कर्व, हाँ ये होगा, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये वर्क डन, अब की बार जो वर्क डन आया दिस इज आवर, इस पॉइंट को मान लेता हूं C, जो मेरा ये जो पाथ मैंने फॉलो किया ऐसे, है ना। इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा भाई, इसमें एरिया अंडर द कर्व आएगा एरिया ACV2V1, ACV2V1 पहुंच गया ना उसी फाइनल स्टेट में, है ना। अब की बार मान लो W इज इक्वल टू, मैं ऐसे गया, तो यहां से वॉल्यूम को रखा कांस्टेंट और प्रेशर को बढ़ाया, यहां तक। अब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं, वॉल्यूम को बढ़ाता गया, यहां पहुंच गया। ये मेरा तीसरा पाथ। अब की बार इसको मान लेते हैं B। तो एरिया में कर्व कौन सा, मेरा कर्व ये है, इसके नीचे एरिया कौन सा होगा, अब तो ये पूरा होगा, है ना, अब तो ये पूरा होगा, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, है ना। ये यहां से लेके यहां तक क्या लिखूं मैं, W इज इक्वल टू DA V1 V2 CB पूरा लिख सकता हूं, ठीक है ना। या यहां से शुरू करो ADBC V2 V1, क्या लिखेंगे, एरिया ADBC V2 V1, all these three, all यानी कि W1 W2 W3, all W1 W2 W3 आर डिफरेंट, ठीक है। इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहा हूं, काम अलग अलग करना पड़ रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड कर रही है कि नहीं। सो आर डिफरेंट व्हेन डिफरेंट पाथ इज फॉलोड, व्हेन डिफरेंट पाथ इज फॉलोड। तो भाई जेंटलमैन, इसीलिए हमारा वर्क क्या है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सिस्टम फाइनल स्टेट में जा रहा है, फाइनल स्टेट वही है, पाथ बदलने से उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि W इज ए पाथ फंक्शन। ओके,
whose value depends only on the whose value depends upon the path followed by the system. लेकिन स्टेट फंक्शन में क्या होगा, पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। चलिए इसको नोट डाउन करो बेटा फटाफट। नोट इट डाउन।